परिवर्तन की भूमि बिहार है। मनुवाद, संप्रदायवाद ये देश को अच्छी दिशा नहीं दे। तो 100 में 90 लोग जब तक तरक्की ना करेगा तो देश कैसे तरक्की करेगा। जो सबका हकमारी करता हो वैसा कोई समाज भारत को मजबूत नहीं बना सकता है, यही सत्य है। ये बताइए कोई ऐसा समाज जो मुख्यमंत्री जी जाएंगे किसी मंदिर में और षड्यंत्रकारियों द्वारा, पाखंडियों द्वारा उसको धो दिया जाएगा, क्या ये समाज देश को तरक्की पर ले जाएगा। संविधान ही देश को ताकतवर बनाएगा। कोई अतिवादी, उग्रवादी कोई भी विचार देश को ताकतवर नहीं बनाएगा। इंसानियत का मतलब वातावरण बने ना, नफरत का वातावरण क्यों बने। बिना किसी नफरत का समाज, किसी संप्रदायवाद, नफरतवाद से देश तरक्की न करेगा। देश का वह दुश्मन होगा जो किसी नफरत को परोसता है। जहां गन्ना, चीनी के बिना तो देश दुनिया चल नहीं सकती है। और मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ इन चीज़ों को कि गन्ना के उत्पादन का क्षेत्र बढ़े और इससे विभाग में अपार संभावनाएं हैं किसानों की बेहतरी के लिए काम करने का। और हर स्तर पर कृषि रोड मैप विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेशन करके जो कृषि रोड मैप का अंग है, इसे गन्ना के क्षेत्र को बढ़ा करके कृषकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे हो, इस दिशा में हम लोग बेहतर और से और क्या कर सकते हैं। अभी तो मैं आज ज्वाइन किया हूँ, लेकिन जहाँ आप सुने कि 5वां स्थान है देश में हमारा गन्ना प्रोडक्शन का, तो हम दूसरे तीसरे पर कैसे पहुँचे, पहले चौथा पर कैसे पहुँचे, फिर तीसरे पर कैसे पहुँचे। तो इस क्षेत्र में काम करने की संभावना है और हमको लगता है कि आशातीत सफलता मिलेगी। क्या काम बाकी रह गया था सर शिक्षा विभाग में जो नहीं कर पाए? शिक्षा विभाग में जो आप मोबाइल बंद कर लीजिए, आप पहले 17 महीना काम करने का अवसर मिला और 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। 2,17,000 नवनियुक्त शिक्षक बीपीएससी से बहाल हुए। ये बड़ी चैलेंजिंग मामला था और नेतृत्व के निर्देशन में नियुक्ति का काम पूरा हो गया। अब कुछ तो अब हर साल होना है, कुछ वैकेंसी और अराइज की है। आते आते माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था कि भाई और जो वैकेंसी है जल्दी से पूरा किया जाए। तो खैर जो आए हैं हमारे नए साथी आलोक भाई उसको देखेंगे। लेकिन इस बीच में जो मैंने बरसों बरस से नियोजन नीति पर शिक्षक बहाल होते थे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये हमारा उद्देश्य रहा कि कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। और आप सबको पता है कि बिहार इस दुनिया के लिए एक नज़ीर का जगह है जहाँ ज्ञान की भूमि है। यही ज्ञान की भूमि है जहाँ आप अभी लाइव कर रहे हैं, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मगध एक ऐसी धरती है दुनिया में, इसको ज्ञान की भूमि कही जाती है। मगध ही ऐसी धरती है बिहार में है जो प्राउड है, जो अहिंसा की भूमि कही जाती है। दुनिया भर में नेता हमारे देश से जाते हैं तो कहते मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। तो ये बुद्ध की भूमि है, अहिंसा की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, गणित की भूमि है, गणतंत्र की भूमि है। स्वाधीनता संग्राम में जो हमारा योगदान है बिहार का, जो मास मूवमेंट का जगह बापू को यही लगा तो यहीं से मास मूवमेंट हुआ, फिरंगियों को खदेड़ा गया। और गणतंत्र की भूमि आप जान रहे हैं, परिवर्तन की भूमि बिहार है। जब राजा कहीं का देश का बड़ा से बड़ा शख्सियत बिहार में भी आके भूल जाते हैं। तो हम अपने प्राउड को कैसे बढ़ाएं, इस दिशा में शिक्षा विभाग ने काम किया और जो नेतृत्व का हमें समर्थन मिला उस हिसाब से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करने के लिए जो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था और ज़्यादा चिंताजनक थी वो इस टेन्योर में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग का यह काल ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक काल में जब आपको पता है कि एक पार्टी के नेता कहते थे कि भगवान भी
नियोजित कर्मी को राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। हैं। वही सुशील मोदी जी आप कह रहे हैं, हम लोग भी जाने हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि आप ही लोग बताए। तो मतलब जो जो परसेप्शन था, जो वर्षों तक शासन किए, उनको ये लगता था कि मतलब भगवान भी राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है, तो भाई इंसान ही राजकर्मी का दर्जा दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प था और ये पूरा हुआ इस बीच में। तो एक संदेश अच्छा है। और जो काम रह गया हमारे साथियों के लिए कि एक मतलब सुविधापूर्ण प्रस्थापन नीति, स्थानांतरण नीति, जो मतलब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कितना है उस हिसाब से हम स्थानांतरण प्रस्थापन नीति बनावें, ये लोकप्रिय होगा। और ये इशू रह गया था मेरे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले साथी इसको पूरा करेंगे। शिक्षा विभाग में आपके साथ शिक्षा मंत्री बने तो लाखों वैकेंसी आएगी, तो गन्ना विभाग में उम्मीद करें बेरोजगार की, यहाँ भी इस विभाग में नौकरी। तो मैं तो आज आया हूँ, संभावना तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारे पास प्लानिंग है। तो कैसे वो कोरोना काल में आया था, जो अभी आप हमारे अधिकारियों से सुने, सब वरिष्ठ अधिकारी हैं दोनों। सर, बिहार में कई ऐसे चीनी मिल है जो बंद पड़े हैं, क्या आप जब से बने हैं तो अब वो चालू होंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मिलें चालू है वहाँ तक हम गन्ने का सप्लाई भरपूर कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि हमारे मिल काम कर रहे हैं, तभी जो हमारे अधिकारी लोगों ने जानकारी दी और हमको थोड़ा सा पहले से भी कुछ जानकारी है कि भाई 4 महीने तक मिलें चलती है, 6 महीना चल सकती है। अगर 6 महीना चले तो हो सकता है हम चौथे पोजीशन में आ जाए देश में। तो वो जब टास्क पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है छोटे छोटे स्तर पर जो है जहाँ पहले से गन्ना किसान गन्ने की खेती में लगा हुआ है, तो उस इलाकों को इनकरेज करके वहाँ छोटे छोटे प्लांटों को लगवा करके इस दिशा में काम किया जा सकता है। और संभावनाएं हैं, मतलब हमको लगता है कि बिहार के ज़्यादातर क्षेत्र, मुश्किल से 5-10 जिला इसमें इन्वॉल्व है। अगर ठीक ठाक से हम लोग काम कर पाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन सकता है। और गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में या गुड़ सप्लाई या चीनी उत्पादन के क्षेत्र में हमारा एक ऐतिहासिक योगदान हो सकता है। सर, एक और सवाल है कि कई ऐसे चीनी मिल है जहाँ पे किसानों का पैसा फंसा हुआ है, जैसे मोतिहारी का चीनी मिल हो गया, ऐसे बहुत सारे चीनी मिल हैं, तो क्या वो जो पैसा फंसा हुआ है वो भी अब किसानों को रिटर्न मिलेगा? मुझे जो अभी जानकारी हमारे अधिकारियों ने दी है उसमें आप जाने हैं कि जो ऑनगोइंग चीनी मिल जहाँ फंक्शनिंग है वहाँ कोई बकाया नहीं है, मतलब और बहुत जल्दी किसानों को भुगतान कर दिया जाता है। जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं वो किसान वहाँ के करोड़ों करोड़ रुपया होगा बकाया। तो उस दिशा में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, जरूर प्रयास करेंगे। और जब प्रयास करने पर इन्हें कोई सफलता मिलती है भाई, एक ईमानदार प्रयास आदमी को सफलता तक पहुँचाता है। डिमोशन किया गया, खबरें ऐसी चल रही है मीडिया। अच्छा, इससे नाराज है चंद्रशेखर। सबसे बड़ा विभाग देख के आया हूँ और जहाँ अपार संभावनाएं हैं, नेतृत्व का फैसला है, तो नाराजगी कहाँ से पैदा? डिमोशन किया गया तो लोगों को लगता होगा, हमको तो नहीं लगता। चिराग पासवान का एक बयान आया था कि पहले ही काम नीतीश कुमार को कर देना चाहिए, देर कर दिया। तो लगातार अब एक चीज़ बता दें, कोई बात है, सवाल है कि आप सब लोग इसके चीज़ों को देखें। हमारा इशू है और समाजवादियों का इशू है, इन्हें कि मतलब मेरा ही इशू है, ये समाजवादियों का इशू है कि मनुवाद, संप्रदायवाद ये देश को अच्छी दिशा नहीं देगा। तो हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के देश के लोग हैं। हम कैसे एक समरस समाज बना सकें? आप ये बात समझिए कि समाजवादी पार्टी बनी तो संस्थापक कौन थे? पता नहीं लोग समझने के लिए क्यों तैयार नहीं है इस बात को, या क्यों लोग मिसगाइड कर रहे हैं। हम आम की बात नहीं कर रहे, हम नेताओं की बात कर रहे हैं कि इनके संस्थापकों में आचार्य नरेंद्र देव जी, आचार्य जीवी कृपलानी साहब, यूसुफ मेहर अली साहब, स्वयं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर लोहिया साहब, ये जो
शीर्ष समाजवादी विचार को इस भारत के देश में जो थ्योरी फिलॉसफी लेकर के फिर प्रयोग करना शुरू किए, तो सब के सब तो हमको लगता है यूसुफ मेहर अली के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, सब के सब तो ऊंची बिरादरी के थे। तो जिनको देश की चिंता होगी वो सबकी चिंता करेंगे। हजारों साल से जो प्रिविलेज क्लास है उसको आज ही भी प्रिविलेज में ही रख करके आप देश को तरक्की रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। हर समय ये सोशलिस्ट फिलॉसफी है कि जो हजारों साल से सताए गए लोग हैं उसको कैसे हम मेन स्ट्रीम में ला करके देश को तरक्की तक पहुंचावे। तो 100 में 90 लोग जब तक तरक्की ना करेगा तो देश कैसे तरक्की करेगा? यही सोशलिस्ट फिलॉसफी है। और इसके प्रतिपादकों में हजारों 37 वर्ष तक जिसने आरक्षण को दबा के रखा, देने वाला कौन आदमी है? वीपी सिंह साहब। वो तो ऊंची बिरादरी के थे। और मैं तो कहाँ समझता हूँ कि सोशलिस्ट जो फाउंडर रहे हैं और उसके बड़े बड़े प्रतिपादक रहे हैं, तो उसमें तो 10 नाम में तो जरूर 2 नाम, एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आता है और फिर हमारे यहाँ के भूपेंद्र राव का आता है जो ओबीसी या ईबीसी थे। बाकी सब तो ऊंची बिरादरी के लोग हैं। इसलिए संघर्ष वहाँ नहीं है। देखिए, यीशु ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण यीशु नहीं है, जाति को यीशु नहीं है। मनुवाद को ही हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। जो सबका हकमारी करता हो वैसा कोई समाज भारत को मजबूत नहीं बना सकता है। यही सत्य है की बात है जी कि ईश्वर प्रभु परमात्मा अगर है तो वो किसी जाति के दास नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में ज्ञान के प्रतीक अकेला भारतीय कोई आदमी है तो मनुवाद द्वारा बनाए गए सबसे निचले जात में पैदा होने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज। क्यों नहीं किसी दूसरे को यह मौका मिला? पहली शिक्षिका है माता सावित्री बाई फुले, वो भी ये मनुवाद द्वारा बनाए गए शुद्ध समाज की है। तो उन्हीं को क्यों प्रभु परमात्मा ने उतना ज्ञान दे दिया? इसका मतलब असल है कि ईश्वर को जाति में भरोसा नहीं है। इसलिए मैं हर मन से बात कहता रहा हूँ, लेकिन वो जो मोदी मीडिया वाले हैं वो सीधे दूसरे बात करते हैं। भाई अभी हम मेरे देखिए, ये स्वयं मुख्यमंत्री थे तब का बयान दे रहे हैं, अब खुद से कमिट कर रहे हैं। ये बताइए, कोई ऐसा समाज जो मुख्यमंत्री जी जाएंगे किसी मंदिर में और षड्यंत्रकारियों द्वारा, पाखंडियों द्वारा उसको धो दिया जाएगा, क्या ये समाज देश का को तरक्की पर ले जाएगा? और वो तो एक चीज़ है, सही उनको जानकारी नहीं थी। बाबू जगजीवन राम 70 के दशक में, संभवतः मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो 78 में, 70 के दशक में डॉक्टर संपूर्णानंद के मूर्ति का अनावरण किए थे बनारस में, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। संभवतः मैं भूल नहीं रहा हूँ तो शायद डिफेंस मिनिस्टर भी थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कम डिफेंस मिनिस्टर थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करके निकले। वो मंदिर नहीं, मूर्ति का अनावरण था, और उसको पाखंडियों ने गंगा जल से धो के पवित्र किया था। अभी आप जान रहे हैं कि कोविंद साहब भी गए थे जगन्नाथपुरी मंदिर में, तो जाने ही नहीं दिया। तो ये संघर्ष है। और ये हमारा संघर्ष समाजवाद के जनक और जो हमारे नायक रहे हैं, चाहे महात्मा फूले हों, पेरियार हों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हों, जो संविधान में जो सबके लिए एक समरस समाज की कल्पना की, संविधान ही देश को ताकतवर बनाएगा। कोई अतिवादी, उग्रवादी, कोई भी विचार देश को ताकतवर नहीं बनाएगा। ये संपूर्ण समाजवादियों का, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी हों, सबके लिए जरूरी है कि भाई आप सब इंसानियत का मतलब वातावरण बने ना, नफरत का वातावरण क्यों बने? ठीक है, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, पंडित सुखदेव, मतलब राजगुरु, वो हमारे जो सरदार उधम सिंह, इन लोगों पर गौरव है, नाज है। अगर वो सब नहीं होते तो शायद देसी सुभाष चंद्र बोस देसी शक्ल में नहीं खड़ा होता। लेकिन क्या हम अशफाक उल्लाह खान के योगदान को भुला देंगे? यह जान करके कि अमेरिकी पेटेंट टैंक मेरे देह में आएगा तो मेरी आहुति हो जाएगी, मेरे प्राण चले जाएंगे, और बम बांध करके अब्दुल हमीद पाकिस्तान के खिलाफ लेट गया, अपनी आहुति दे दिया, क्या उसके योगदान को हम भुला देंगे? ये इसलिए सीधी बात है
कि समरस समाज बनेगा, सबकी तरक्की का रास्ता नैतिक रूप से बने, सामाजिक रूप से बने, शांतिपूर्ण ढंग से बने, बिना किसी नफरत का समाज। जो हजारों साल से सताए गए लोग हों, चाहे वो एकलव्य के संतान हो, अंबेडकर के संतान हो, महात्मा फूले पेरियार के संतान हो, या हमारे सामाजिक जननायक के संतान हो, शहीद जगदेव प्रसाद जी के संतान हो, या हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के सिपाही सेनानी हो। इन लोगों की एक समझ जो है, उस समझ पर ही देश तरक्की करेगा। किसी संप्रदायवाद, नफरतवाद से देश तरक्की न करेगा। देश का वह दुश्मन होगा जो किसी नफरत को परोसता है। देश का दोस्त वही होगा जो भगवान बुद्ध के अहिंसा के रास्ते और डॉक्टर लोहिया के चिंतन, आचार्य नरदेव जी के चिंतन, आचार्य जेवी कृपलानी जी के चिंतन को आगे बढ़ाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।